बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक इंतहाई अहम टॉपिक लीचेटले प्रिंसिपल को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये टॉपिक इंतहाई तवील और तफसील तलब है, तो इसलिए मैं सिंगल वीडियो में एक सिंगल इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करूँगा ताकि कोई भी बात आपके समझने से बाकी ना रह जाए। तो आज की वीडियो इस टॉपिक की इब्तदाई वीडियो है, तो इसमें इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट समेत इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के टॉपिक को हम मुकम्मल करेंगे। आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम आपसे बात डिस्कस करेंगे कि 1884 है कि जब फ्रेंच केमिस्ट लीचेटले इस बात को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में होता है, अगर उस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई कर दिया जाए तो स्ट्रेस के नतीजे में उसके इक्विलिब्रियम के बैलेंस के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं। तो इन तमाम चेंजेस को स्टडी करने के बाद इन्होंने अपना एक जर्नल प्रिंसिपल दिया हमें कि जिसको कहा जाता है लीचेटलियन प्रिंसिपल। मूव करेंगे स्टेटमेंट की जानिब। स्टेटमेंट में इन्होंने बात कही कि व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन एन इक्विलिब्रियम सिस्टम, कि जब आप स्ट्रेस को अप्लाई कर देते हैं किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम के ऊपर, द सिस्टम टेंड्स टू एडजस्ट इटसेल्फ सो एज टू रिड्यूस द स्ट्रेस। तो सिस्टम क्या करता है कि वो चाहता है कि वो ख़ुद को एडजस्ट कर ले ताकि उस स्ट्रेस को जो कि आपने उसके ऊपर अप्लाई किया उसके असर को ये रिड्यूस कर सके। सादा लफ्ज़ों में इस बात को मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये स्ट्रेस क्या है जिसका तस्करा हमने इन दो पैराग्राफ में डिस्कस किया। तो दरअसल ये चेंज कर देना है कंसंट्रेशन को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को या फिर प्रेशर को। तो ये तमाम फैक्टर्स कहलाते हैं स्ट्रेस। और इसकी तब्दीली से होता यह है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने के बाद वो इस चेंज के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करना चाहता है, जिसके लिए आइदर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि राइट शिफ्ट हो जाता है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि रिएक्टेंट साइड शिफ्ट हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रुक जाती है। तो आखिर ये सब कुछ होता कैसे है और किस तरीके से कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर हमारे इक्विलिब्रियम सिस्टम को मुतासिर करते हैं। तो ये वो चार फैक्टर्स हैं जो कि लीचेटले प्रिंसिपल के हिसाब से हमने स्टडी करना है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो कि आज की वीडियो में कवर करेंगे, देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आएगा, और सबसे लास्ट में मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपके लिए डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे लास्ट में डिस्कस करने की वजह यह है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थोड़ा सा डेप्थ में समझ में आने वाला टॉपिक है, तो इसके लिए यकीनन हमें एक बिल्कुल फ्रेश वीडियो चाहिए होगी। तो यकीनन शुरू के 3 फैक्टर समझा लेने के बाद मैं आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तरफ लेके जाऊँगा। तो आइए सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को तफसीलन समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको बात समझाई जा रही है कि बाय चेंजिंग इन कंसंट्रेशन टू अ केमिकल रिएक्शन विच इज इन इक्विलिब्रियम, कि अगर आप चेंज करते हैं कंसंट्रेशन को एक ऐसे केमिकल रिएक्शन की जो कि है इक्विलिब्रियम में, द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन इज डिस्टर्ब। तो इसकी वजह से होगा क्या कि वो केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ द रिएक्शन विल शिफ्ट टू द राइट और लेफ्ट सो एज टू मिनिमाइज द चेंज। अब रिएक्शन को क्या करना होगा, या तो आइदर वो राइट शिफ्ट हो जाएगा यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और लेफ्ट या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, सो एज ताकि वो क्या कर ले, टू मिनिमाइज द चेंज, उस चेंज को मिनिमाइज कर सके यानी उस चेंज के असर को रिड्यूस कर सके जो कि आपने इसमें किया। और आपने क्या चेंज इसमें लेकर आए, आप चेंज लेकर आए कंसंट्रेशन का, और कंसंट्रेशन की तब्दीली से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इस बात को समझाने के लिए एक जनरल केमिकल रिएक्शन आपके सामने रखा जा रहा है। मान लीजिए एक रिएक्टेंट ए है, वो रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्शन करता है जिससे प्रोडक्ट सी एंड डी फॉर्म होते हैं। देन आफ्टर सम टाइम इस केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन इस पर अप्लाई करें जिसका फॉर्मूला कुछ यूँ है कि के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बराबर होता है प्रोडक्ट रेशियो रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। तो इससे हमें क्या मालूम हो जाता है, के सी कांस्टेंट की वैल्यू। अब अगर इस फॉर्मूला को हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने फॉर्मेशन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई होगी कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से क्या होगा। वही बात जो कि हमने पीछे डिस्कस की कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। देन एक जनरल केमिकल रिएक्शन हम ले चुके हैं, और अब इस जनरल रिएक्शन को बुनियाद बनाकर हम इस इफ़ेक्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पर आपके सामने मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन रखी है किसकी, बैलेंस की, और इस बैलेंस की डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ मैं आपको इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के टॉपिक को समझाना चाहूँगा। यकीनन इलस्ट्रेशन ना की जाए तो बात समझ में आना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है।
तो ये तराजू यानी कि बैलेंस है जिसका एक साइड रिएक्टेंट को शो कर रहा है जबकि इसका दूसरा साइड प्रोडक्ट को शो कर रहा है। जस्ट सिमिलर टू आवर केमिकल रिएक्शन कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट के लिए होता है और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए या बी की अगर बढ़ाई जाती है तो इक्विलिब्रियम स्टेट वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइट पर। यानी कि होगा क्या कि हमें मज़ीद प्रोडक्ट हासिल हो जाएंगे। सादा लफ्ज़ों में मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के, तो होगा ये कि वो रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिसके नतीजे में मोर प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो जाएंगे। ऐसा क्यों है, इसी बात को लॉजिकल समझाने के लिए तो मैंने यहाँ फिजिकल बैलेंस लिया है। अब देखो ये मामला है इक्विलिब्रियम का कि जब आप कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो फिजिकल बैलेंस भी कैसा नज़र आएगा हमें। इक्विलिब्रियम में इसमें कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, कोई टर्निंग हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन मान लीजिए कि जो कंडीशन मैंने आपको बयान की है कि हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे आइदर रिएक्टेंट ए की या फिर रिएक्टेंट बी की, दोनों में से किसी एक की भी कंसंट्रेशन का हमें चेंज कर देना है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वो इक्विलिब्रियम खुद को मैनेज करेगा कैसे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कर देने के बाद जिससे हमें फर्दर प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये आई इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब करते हैं चेंज, और जब हम चेंज करेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को तो होगा ये कि मैं फिजिकल बैलेंस के एक पल्ले पर कुछ मजीद स्फीयर्स का इजाफा कर दूंगा जस्ट लाइक दैट। अब आपका क्या मानना है कि जब मैंने फिजिकल बैलेंस के एक पल्ले पर स्फीयर्स का इजाफा कर दिया तो उससे क्या हुआ, मास में तो इजाफा हुआ, लेकिन मास में इजाफा होने के साथ साथ अब आप क्या कहेंगे कि क्या बैलेंस में भी इक्विलिब्रियम रहेगा? नहीं, इस बैलेंस में इक्विलिब्रियम अब बरकरार नहीं रहेगा, बल्कि जहां मास ज़्यादा है तो वहां पर फिजिकल बैलेंस का झुकाव हो जाएगा जस्ट लाइक दैट। अब होगा ये कि रिएक्शन क्या चाहेगा कि इस डिस्टर्बेंस के बाद वो खुद को क्या कर सके, रीस्टैब्लिश कर सके, और रीस्टैब्लिश करने के लिए इसको क्या करना होगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन तरफ ले जाना होगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के बाद ये रिएक्शन खुद को क्या कर सकेगा, खुद को इक्विलिब्रियम में वापस ला सकेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप इस फिजिकल बैलेंस पे लेकर आएँ और मैं आपसे पूछूं कि आप इस फिजिकल बैलेंस को कैसे बैलेंस करेंगे, इसका तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि जनाब यहाँ पर अगर आपने 2 स्फीयर्स का इजाफा किया है तो क्यों ना आप ऐसा कर लें कि एक स्फीयर यहाँ से उठाएं और उसको दूसरे पल्ले की तरफ ले जाएं। तो यहाँ पर इस बात को ही मैं बुनियाद बनाकर आपको यही समझाना चाहूँगा कि जब हमने 2 स्फीयर्स का पीछे इजाफा किया, गोया कि हमने रिएक्टेंट का इजाफा किया था किसी केमिकल रिएक्शन में, तो क्या हुआ था, केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था, जिस तरीके से हमारा ये फिजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। फिर क्या हुआ कि अगर हमने फिजिकल बैलेंस को बैलेंस करना चाहा तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने उन 2 स्फीयर्स में से एक स्फीयर्स को यहाँ से उठाया और उठा लेने के बाद हमने दूसरे पर्दे की तरफ ले गए, यानी कि गोया कि हम रिएक्टेंट को उठा के प्रोडक्ट की तरफ ले गए, या फिर मैं ये कह दूं कि रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो गया किस जानिब, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जानिब, यानी राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि मज़ीद प्रोडक्ट बने। मज़ीद प्रोडक्ट क्यों बने, ताकि वो जो कंसंट्रेशन हमने रिएक्टेंट की बढ़ाई थी जिससे इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हुआ था तो दोबारा रीस्टैब्लिश कर जाए जस्ट लाइक दैट। तो ये तो बच्चों बात हुई उस वक्त जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में तब्दीली की, क्योंकि केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में अगर प्रोसीड करता है तो यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या होगा कि अगर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दी। तो मान लीजिए कि अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इजाफा कर रहे हैं, और याद कीजिए कि जो केमिकल रिएक्शन मैंने आपसे डिस्कस की तो उसमें प्रोडक्ट क्या थे, सी और डी की फॉर्म में थे। तो या तो हमें सी की कंसंट्रेशन का इजाफा करना है या डी की कंसंट्रेशन का इजाफा करना है, या हम दोनों की भी कंसंट्रेशन का इजाफा कर सकते हैं। उससे होगा क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होने के बाद वो रीस्टैब्लिश होना चाहेगा किस तरीके से कि अब हमारा इक्विलिब्रियम का जो शिफ्ट होगा वो टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड होगा, यानी कि अब रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की जानिब चला जाएगा और हमें मज़ीद रिएक्टेंट बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इस कॉन्सेप्ट को दोबारा इस फिजिकल बैलेंस पे लेके जाते हैं। देखिए फिजिकल बैलेंस इस वक्त इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इस इक्विलिब्रियम में मौजूद बैलेंस में मैं प्रोडक्ट साइड में कुछ मास का इजाफा कर दूं तो अब क्या होगा, एक बार फिर इस फिजिकल बैलेंस का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने के बाद आपको झुकाव कहाँ नज़र आएगा, प्रोडक्ट साइड में। तो जिस तरीके से इस फिजिकल बैलेंस का झुकाव प्रोडक्ट की तरफ चला गया और इसका तवाज़ुन बिगड़ गया, सिमिलरली इसी तरीके से हमारे केमिकल रिएक्शन के साथ भी यही हुआ कि इसका तवाज़ुन बिगड़ चुका है
और बिगड़ जाने के बाद उसको दोबारा रीस्टैब्लिश करना है, जस्ट लाइक इस फिजिकल बैलेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब आप इस फिजिकल बैलेंस में किस तरीके से दोबारा इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर लेंगे ताकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का पलड़ा आपस में बराबर बराबर आ जाए, तो यकीनन आप मुझसे कहेंगे कि जब मैंने यहाँ पर 2 स्फीयर्स का इजाफा किया तो मुझे ये करना चाहिए इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए कि एक स्फीयर को यहाँ से उठाऊं और उठाने के बाद मैं रिएक्टेंट की तरफ ले जाऊं। इसका मतलब मैं वही बात कह रहा हूं जो कि यहाँ ऊपर लिखी हुई है कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा किया जाएगा तो ये लाजिम हो जाएगा कि अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा, यानी कि अब वो केमिकल रिएक्शन दोबारा केमिकल इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्टेंट को मजीद फॉर्म करना शुरू कर देगा ताकि उसको क्या हासिल हो, उसको इक्विलिब्रियम हासिल हो जाए और उसमें तवाज़ुन आ जाए। तो ये देखिए जनाब, ये मास यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ, मजीद रिएक्टेंट बने और हमें दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो सारी बात मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब इसका खुलासा ले लेते हैं। खुलासा लेने के लिए ये वो कंडीशन है जो कि मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा था कि एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ए और बी है जो कि प्रोडक्ट सी और डी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ली चैटलियन प्रिंसिपल लगा लेने के बाद और तफसील हासिल करने के बाद अब हम इसका कंक्लूजन ले रहे हैं। और कंक्लूजन ये है कि अगर हम इंक्रीज़ करते हैं कंसंट्रेशन को किसी भी रिएक्टेंट की, या तो ए की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं या बी की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए कि एक ही वक्त में दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो उससे होगा ये कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब मैं कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब हमें मोर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई हमें मालूम होगी। लेकिन अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट्स की, जैसा कि पीछे हमने समझा, या तो सी की कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऐसा हो जाएगा या डी की कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, या फिर हम चाहें तो एक वक्त में दोनों के दोनों यानी सी और डी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में अगर इजाफा कर दें तो अब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, यानी कि हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई मालूम होगी। इन जनरल यानी कि आम लफ्ज़ों में अगर हम कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाना रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे, जबकि कंसंट्रेशन बढ़ा देना प्रोडक्ट की वो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आता है कि जिससे हमें रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा मिलेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक टॉपिक तो मुकम्मल हुआ, लेकिन इस बैलेंस की एग्जाम्पल देते हुए एक अच्छी बात मेरे जहन में आई जो कि यकीनन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एज अ मुस्लिम हम ये बात जानते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाने वाले और उसको एक मानने वाले हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान गुनाह करता है और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश किया जाता है, अगर उसकी नेकियां ज़्यादा होंगी गुनाहों के मुकाबले में तो यकीनन उसका दाखिला जन्नत में होगा और उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो शख्स जो कि अल्लाह ताला के सामने पेश हो और उसके गुनाहों का पलड़ा नेकियों के मुकाबले में ज़्यादा भारी होगा और नेकियां हल्की होंगी, तो फिर ऐसा शख्स जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। कि जैसा कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमान का मफहूम है कि वो कि जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी तो उसके लिए आरामदेह सुकून वाली ज़िंदगी है जन्नत में, लेकिन जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे नेकियों के मुकाबले में तो उसके लिए क्या है, हाविया। और तुम क्या जानो कि हाविया क्या है, यकीनन वो इंतहाई शिद्दत वाली आग है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई मुसलमान गुनाह कर बैठे तो क्या अब उसके लिए कोई वापसी का रास्ता नहीं है, तो क्या फ़कत अब जहन्नुम ही उसका ठिकाना है? तो यकीनन मुसलमान होने के नाते हम मायूस नहीं हो सकते और हमें हर वक्त अल्लाह की रहमत से पुरउम्मीद रहना चाहिए। जब हम ये बात जानते हैं कि हमने गुनाह किया है और उस पर हम शर्मिंदा होते हैं तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला गफूर रहीम है और अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरीके से हमारी तौबा को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाता है कि जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमान का मफहूम है कि वो जो तौबा करे और फिर अच्छे अमाल करे तो फिर क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। सुबहान अल्लाह, ये बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। तो यकीनन जिसके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया जाएगा तो यकीनन उसके नेकियों का पलड़ा वो यकीनन भारी हो जाएगा और ऐसा शख्स यकीनन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के साथ ये छोटा सा मैसेज भी आपको देना था कि इंसान होने के नाते यकीनन हमसे ख़ताएँ सरज़द हो जाती हैं। तो क्या ख़ता करने के बाद हमारे लिए वापसी का कोई रास्ता मौजूद नहीं रहता? तो देखिए हमारे परवरदिगार ने हमारे लिए कितना बेहतरीन रास्ता रखा है
कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उस पर शर्मिंदा होते हैं और अपने परवरदिगार से माफ़ी तलब करते हैं, तो हमारा परवरदिगार हमें माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला किस तरीके से हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। कि बेशक हमारा परवरदिगार माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में समझाया जाने वाला टॉपिक और ये एक छोटा सा मैसेज आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।